वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर क्लास 11 की अकाउंटेंसी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस की सीरीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो बना दिया और खत्म, नहीं, आपके लिए मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ। अभी तक मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। आज इस वीडियो में हम क्या समझेंगे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। क्लास 11 का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ अकाउंटेंसी का, जिसमें मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी बताए हैं, प्रैक्टिकल भी, तो आप उन्हें देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और इन क्वेश्चंस के साथ मुझसे जुड़े रह सकते हैं। यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चैप्टर 2। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें आपको जीएसटी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसा कि हमें पता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू ही रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अब वो जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये जो प्रिंसिपल हैं इन्हें आपको बिल्कुल गांठ बांध के रट लेना है। ये नहीं है कि हमें नहीं पता कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, या हमें नहीं पता कॉस्ट बेनिफिट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या होता है। हर प्रिंसिपल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है जो ये बताता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं और मेरा बिजनेस सेम हो जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेसमैन, ओनर, प्रोप्राइटर अलग व्यक्ति है और ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना, ऑब्लिक लगा लेना, बिजनेसमैन ऑब्लिक ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर, ये अलग व्यक्ति हैं और जो बिजनेस है वो अलग आइडेंटिटी है, मतलब ठीक है, अलग एंटिटी है उसकी। दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंटिंग में जो मनी से रिलेटेड हैं, जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है। यदि हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की बात करें तो उन्हें हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो मनी से संबंधित है ही नहीं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस मैंने सोचा है कि ये 5 साल अगले मैं ये बिजनेस करूंगा, तो क्या 5 साल तक मैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखूंगी? उसका हिसाब किताब मैं रखूंगी, पर हर साल का, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है यहाँ पर बताया गया है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको पूरा साल भर का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, चाहे आप 4 साल के लिए काम करें, चाहे आप 10 साल के लिए काम करें। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है बिजनेस में कोई भी चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। हमने किसे पैसा दिया, किससे पैसा लिया, पूरा उसका डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए, ताकि आगे लीगल किसी इशू में हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी नहीं है। कैसे? कुछ चीज़ों को वो इग्नोर करने के लिए भी कहता है कि जैसे सपोज किसी दिन मेरे यहाँ कोई फ्रेंड आया, उसको मैंने चाय नाश्ता कराया और चाय नाश्ता कराने के लिए मैंने पैसे दिए, किसको? अपने ऑफिस में काम करने वाले चपरासी को, कि जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो नहीं आता। यदि वो रोज़ आता तो मैं उसको रिकॉर्ड करती, क्योंकि ये मेरा डेली का खर्चा हो जाता है। अब वो अभी एक बार आया है, उसके बाद पता नहीं कब आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे रिकॉर्ड करूँ। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ चीज़ों इसमें इग्नोर भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है कन्वर्टिज्म
प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और जो हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि हमें वो लॉस फ्यूचर में होता है तो हमें दुख नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है कि 1000 रुपये का नुकसान होने की संभावना है, इसे हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। यदि नहीं हुआ वो लॉस तो बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपये हमारे बच जाएंगे, लेकिन यदि वो लॉस होता है तो उसको हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। नेक्स्ट होता है कॉस्ट बेनिफिट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट बेनिफिट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पुराने हमने कीमत में प्राइस में जो चीज खरीदी है उसी के आधार पर उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कोई मोटर कार खरीदी थी, वो मैंने 5 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू चाहे 7 लाख हो या हो सकता है उसकी वैल्यू 3 लाख हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो उसकी वैल्यू थी उसी के आधार पर उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी हमारे रेवेन्यू हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें मैच कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और हमारे रेवेन्यू कम रहे। नेक्स्ट होता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे मैंने सामान बेचा, तो मैंने सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, तो मेरे पास से सामान गया, एक एस्पेक्ट ये बन गया कि मेरे पास से सामान चला गया, लेकिन मेरे पास कैश भी आया ना, तो 2 एस्पेक्ट होकर ड्यूल एस्पेक्ट। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। मतलब हमें अपनी जो रेवेन्यू है उसे रिकॉग्नाइज करके उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जैसे एक मेरी बुक्स की शॉप है या बुक्स का स्टोर है, एक बुक है जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगी, लेकिन मेरा एक कस्टमर ऐसा है जो मुझे मालूम है कि जब भी कोई नई बुक लॉन्च होती है वो उसे खरीद ही लेता है। तो मुझे मालूम है कि एक बुक वो कस्टमर के द्वारा खरीद ली जाएगी, तो मैंने पहले ही पहचान लिया है कि जो 500 रुपए की बुक है वो कस्टमर को, वो जो कस्टमर है वो उसे ले ही लेगा। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट होता है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी देखो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एविडेंस के आधार पर हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई पर्सनल बायस नहीं है। तो ये प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। इनके कॉन्सेप्ट, कौन से प्रिंसिपल के क्या कॉन्सेप्ट है, इसे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो वैसे तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में 14 प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं, तो ये 11, 13, 14, ठीक है, 11 सॉरी ये 11, 12, 13, 14, तो ये 14 प्रिंसिपल आपको बता के आने हैं। लेकिन यदि आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे हैं तो ये 3 कॉन्सेप्ट बताने हैं और प्रिंसिपल में ये 11 प्रिंसिपल बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, ये हम सोच कर बिजनेस चालू करते हैं। कंसिस्टेंसी अजम्पशन प्रिंसिपल, जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि हमेशा जो पुराने सालों से जो मेथड चली आ रही है उन मेथड से हम जब काम कर रहे हैं उन्हें आज की जो लेटेस्ट मेथड है उनसे कंपेयर करके देखा जाता है कि कौन सी मेथड अच्छी है। तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। एक्रूरल अजम्पशन कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे रिकॉर्ड करने की ये बात कहते हैं, ठीक है, चाहे उसका पैसा मिला हो या पैसा नहीं मिला हो, तो हमें फिर भी उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका पैसा चाहे 8 दिन बाद मिलेगा, लेकिन हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना है कि ये सामान हमारा बिक गया है, इसका पैसा लेकिन अभी हमें नहीं मिला है, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ लेना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? ये आपको पूछे जा सकते हैं या तो MCQ बेस में, या आपको ये पूछे जा सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके जो हमें आउटकम मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करा है और उससे हमें इतना आउटकम मिला है। अ कंपनी परचेज गुड्स फॉर 10 lakh and sold 80% of such goods during the year. The market value of remaining goods was 1,80,000. The company valued the closing stock at 2 lakh. That is cost. It is the treatment correct. ये बोल रहे हैं कि कंपनी थी, ठीक है, उसने 10 लाख का सामान खरीदा, उसमें से 80% बेच दिया, मतलब 8 लाख का बेच दिया, ठीक है। अब बचा कितना? 2 लाख, 2 लाख बचा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 1,80,000 है मार्केट में, सॉरी उसकी वैल्यू 1,80,000 है। अब लेकिन कंपनी ने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी 2 लाख। तो क्या इसने सही किया? नहीं, नो,
इसने ये सही नहीं किया। इसलिए सही नहीं किया क्योंकि हमेशा जो मार्केट वैल्यू होती है या जो कम वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू या उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो कम वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है, उसे लिखा जाना चाहिए। तो लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 1,80,000, तो इसे लिखा जाना चाहिए था। निशांत लिमिटेड परचेज सिक्योरिटी फॉर 1 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी वॉज 80 lakh. While preparing the financial statement, the company valued the security at cost. Is the company following the principal conservatism? तो देखो, अब आपको कंजर्वेटिव्म का प्रिंसिपल यदि क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो नहीं, यहाँ पर कंपनी फॉलो नहीं कर रही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो 1 करोड़ थी, लेकिन जो बाद में वैल्यू हो गई वो 80 लाख हो गई। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने सोचा कि मैं 1 करोड़ ही शो कर देता हूँ। वो अपने जो मार्केट में जो अपनी कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन ऊंची बताना चाह रहा है, जो गलत है, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी थी वो उसका प्राइस डाउन हो गया। तो यहाँ पर वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। ड्यू टू द लेबर स्ट्राइक इन द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हैड अ स्टॉप फॉर अ वीक. The accountant estimate the loss of production and likely loss of for profit and recorded in the books of account. Is the accountant correct? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं बच्चों कि जो लेबर की स्ट्राइक हुई थी, मतलब मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी, उसमें फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या अकाउंटेंट ने करेक्ट किया? तो नहीं, यहाँ पर अकाउंटेंट ने करेक्ट नहीं किया, क्योंकि जो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमेशा मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उसके बाद वर्धमान लिमिटेड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 200 करोड़ टू बिल्ड अ हॉस्पिटल टू कंप्लीटेड इन 4 years. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट टू असर्टेन profit or loss for this contract only when the contract is completed. Is the management correct? मतलब कंपनी ने 200 करोड़ रुपए लगाकर एक हॉस्पिटल स्टार्ट करने का सोचा जो 4 साल में पूरा होगा। अब जो कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है उसने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब रखेंगे। तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपको पूरा हिसाब किताब रखना होगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो यदि आप करोगे तो आप 4 साल बाद नहीं करोगे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब, आप करोगे हर साल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द अकाउंटेंट एडवाइज हिज क्लाइंट who is a doctor to maintain his account in cash basis. Is the advice of accountant correct? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो डॉक्टर का अकाउंटेंट था उसने अपने डॉक्टर को बोला कि आप जो अकाउंटिंग की मेथड चूज करें वो कैश बेसिस अकाउंटिंग की मेथड चूज करें। तो क्या ये सही है? तो हाँ बच्चों, ये सही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के पास अब तो ऑनलाइन भी पेमेंट होता है, लेकिन यदि ये पुराना क्वेश्चन होगा तो इसके अकॉर्डिंग कैश में ही पैसा देते थे लोगों, डॉक्टर के पास फीस देते थे तो कैश में ही देते थे। तो उसका जो हिसाब किताब होगा वो कैश बेसिस पे होना चाहिए। तो उसका जो सजेशन है वो बिल्कुल सही है। क्लियर? अब व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट टू एज्यूम दैट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन द गोइंग कंसर्न? मतलब अकाउंटेंट ऐसा क्यों सोचता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। यदि अकाउंटेंट ऐसा सोचेगा नहीं तो वो काम कैसे कर पाएगा, है ना? यदि वो ये सोच ले यार मैंने आज बिजनेस चालू किया, मेरा तो बिजनेस 6 महीने बाद से साल भर बाद बंद हो जाएगा, यदि वो ऐसा सोचेगा नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसलिए यहाँ पर इस बात को ओके कहा गया है कि हमेशा अकाउंटेंट ये सोच के काम करता है कि बिजनेस हमेशा चलने वाला है। गिव द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, उसके क्या करने हैं, आपको एडवांटेज देने हैं। ठीक है। तो क्या एडवांटेज है आप लिखिए कि इससे है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पढ़ के जानी है। एडवांटेज, फीचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पर्सनल बायस से दूर है। ठीक है ना? तो ये चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्लियर?
अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैंने आपको पहले कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, आप खुद करके देखने की कोशिश किया कीजिए, फिर मैं यहाँ पर वीडियो बता देती हूँ। डू यू थिंक द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व? आप इससे ये बोल रहे हैं कि आप ये सोचते हैं कि जो ये प्रिंसिपल है, सॉरी ये जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ये सीक्रेट रिजर्व को बनाने की कोशिश करता है, आप ये ऐसा सोचते हैं? हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो कम बताया जाता है, जो प्रॉफिट है लोअर प्रॉफिट दिखाया जाता है, जो असली प्रॉफिट है वो नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेड लॉस हैं उन सबको तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यदि वो लॉस नहीं होते हैं तो वो तो शो हो चुके हैं एक्सपेक्टेड लॉस, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट होता है एसेट्स का और ओवर स्टेटमेंट होता है लाइबिलिटीज़ का, मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा शो होती हैं और एसेट्स कम शो होती हैं। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण सीक्रेट रिजर्व हो जाता है कंपनी के पास। समझ में आ रही है बात? आपने जितने भी लॉस हैं, है ना, उसे बता दिया, सपोज आपने 50,000 का लॉस बता दिया कि हमें ऐसे ऐसे हमारे एक्सपेक्टेड लॉस हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 10,000 का ही लॉस हुआ, लेकिन जो आपके 40,000 है वो भी लॉस में डले हुए हैं ना, तो आप इसे चुपचाप से निकाल लोगे 40,000, आपको शो करने की नीड ही नहीं रहेगी। ठीक है, हाउ डज मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई टू डेप्रिसिएशन? ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल को हम डेप्रिसिएशन में कैसे बता सकते हैं? तो देखो जितने भी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उन्हें हमें बताना होता है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा एक्सपेंसेस ही है। अब हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसे किससे मिलाते हैं? रेवेन्यू से मिलाते हैं। रेवेन्यू मतलब हमारा जो इनकम हुआ है, और एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मिलाते हैं, तो इसे किस में फॉलो रखा जा सकता है? मैचिंग प्रिंसिपल में। क्लियर? व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? देखो अकाउंटिंग इक्वेशन को बताना है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? तो देखो एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल इधर ले आओगे और एसेट्स इधर ले आओगे, तो कैपिटल इक्वल लायबिलिटी माइनस एसेट्स। ठीक है, तो इस 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। आपने पढ़ी है और अभी मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। इसके बाद है व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड, आर देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरल रूल? मतलब रेवेन्यू को कब पहचानना होता है, क्या ये जनरल रूल को फॉलो करती है? तो देखो इसका ये क्वेश्चन का जो आंसर है कि हाँ, रेवेन्यू को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम रेवेन्यू को नहीं पहचानेंगे तो हम फ्यूचर में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितनी एक्सपेक्टेड इनकम है। तो इसका क्वेश्चन हमेशा यस में आएगा, और फिर आप अपने हिसाब से इसका रीज़न लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या 2 या 3 में। ये थ्योरी क्वेश्चन है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन आए, पर जितने एक्सपेक्टेड हैं उतने मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सप्लेन वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो पर्सनल बायस से दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें रूल्स को फॉलो करके ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी लीगल नीड उसकी पड़ सकती है। तो वही ये प्रिंसिपल बताता है, उसके बारे में आप डिटेल में लिख देना। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों पड़ती है ये पूछ रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन। हमें अपने जो बिजनेस है उसमें कंपैरिजन करने में भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, कंपैरिजन के लिए करना चाहिए, कंसिस्टेंसी के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। गिव एनी 5 पॉइंट हाईलाइट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखो कोई भी आप 5 पॉइंट लिख देना कि ये रूल्स एंड गाइडलाइन को फॉलो करता है, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ कंट्री को मेंटेन करता है, ये फ्लेक्सिबल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको 4-5 पॉइंट याद करके जाना है। क्लियर?
अब 18th, Niranjan company has been charging depreciation 20% per annum on the straight line method. If now want to change the method of dimension balancing method in the rate of depreciation being 35% per annum, can company do so? तो मतलब जो पहले थी वो 20% लेती थी स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन अब डायमेंशन बैलेंस मेथड का यूज करके 35% लेगी। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ, कंपनी ऐसा कर सकती है। यदि वो चाहे तो वो रूल्स जो परसेंटेज है वो भी चेंज कर सकती है और जो मेथड है वो भी चेंज कर सकती है। इसे आप एक्सप्लेन कर देना। द रियलाइजेशन, ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। The realization concept determine when goods sent on credit to customer are to be included the sales figure। मतलब यदि कोई सामान उधार में कस्टमर को बेचा है, ठीक है, और सेल्स में उसे हमें शो करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंटिंग ईयर। किस लिए? उस प्रॉफिट एंड लॉस हमें मालूम करना है अकाउंटिंग ईयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड टू बी यूज्ड टू प्रैक्टिसेस दैट डिटरमाइन व्हेन द इंक्लूड ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स फिगर ऑफ द पीरियड व्हेन द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड, इनवॉइस, डिलीवर्ड एंड पेड फॉर। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि यदि कोई सामान उधार में बेचा है, उधार में बेचने के बाद जो हमें उसका देखना है कि हमारे अब जो अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए हमें इनवॉइस बनाना होगा। क्यों? क्योंकि उधार में बेचा है, अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, पर इनवॉइस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि पैसा कब आने वाला है। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है 3rd। और रीजन भी बता देना। देखो, क्योंकि ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर में पूछा गया था, तो रीजन भी शो कर देना। नेम द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और द कन्वेंशन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये 3 कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो देखो, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, यदि हमने कोई एसेट्स को उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है मार्केट प्राइस की अपेक्षा, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, जिसमें हमने जिस कीमत पर उसे खरीदा था उसी कीमत पर रिकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या कहलाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर पीरियड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो लाइफ है बिजनेस की उसे सिमिलर पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द अकाउंटेंट एंड अदर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमेशा फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपना पर्सनल नीड जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए होगा वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए चीजें। 5 क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने 2-3 चैप्टर एक ही थ्योरी वाले चैप्टर्स में ऐड कर दिए हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके बाद जीएसटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एज अ थ्योरी पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो अलग आएंगे। ठीक है, रोशन अ चार्टेड अकाउंटेंट अर्न 12 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, आउट ऑफ विच ही रिसीव 1,50,000. ही ऑकर्ड एक्सपेंसेस 5,10,000, आउट ऑफ विच 1,20,000 इज आउटस्टैंडिंग. ही ऑल्सो रिसीव द फीस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 1,35,000 and also paid 60,000 expenses of last year. Find the Roshan income in 21-22 following cash basis and accrual basis. तो देखो यहाँ पर दोनों बेसिस पर आपको क्या करना है, वो रोशन की इनकम बतानी है, लेकिन जो कैश बेसिस होता है उसमें जो कैश में मिला होता है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, यदि हम कैश बेसिस पे चलेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर लिख देती हूँ कैश बेसिस। कैश बेसिस में कितनी है? रिसीव हुआ है 10,50,000, 10,50,000। ठीक है, इसमें से एक्सपेंसेस है 5,10,000 एंड 1,20,000 आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे सिर्फ जो मेरे पास तुरंत अभी कैश में है उसे ही लिखना है। तो ये 5,10,000 में से जब मैं 1,20,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 3,90,000। ठीक है, ये माइनस किया है मैंने। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास
क्या दिया है, प्रीवियस ईयर का भी दिया है 1,35,000, तो मैं इसमें 1,35,000 प्लस कर दूंगी और साथ ही साथ 60,000 के एक्सपेंसेस हैं लास्ट ईयर के, तो इसे माइनस कर दूंगी। तो चलो ये पूरा जब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जो मेरी कैश बेसिस अकाउंटिंग के आधार पर रोशन की जो इनकम होगी वो कितनी होगी वो देखते हैं। 105,000 प्लस 1,35,000 माइनस 3,90,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पर जो है कैश बेसिस के आधार पर 3,75,000 होगी। लेकिन यदि हम एक्रूरल बेसिस के आधार पर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर एक्रूरल बेसिस के आधार पर देखें इसकी क्या हम इनकम, तो इसमें क्या होगा ना, जो कैश वाले आइटम है उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो 12 लाख और इसमें से ये माइनस 1,10,000, तो एक्रूरल बेसिस के आधार पर 12 लाख माइनस 5,10,000, तो 6,90,000 उसकी इनकम है। तो देखो दोनों के आधार पर अलग अलग इनकम आएगी, क्लियर है ना। तो चलो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है 22, ये भी थ्योरी क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन इसमें भी आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करना है। इसको करके देखना, ठीक है ना, बहुत इजी है। जैसे ऊपर वाला था, जो भी कैश पैसे जब हाथ में होंगे तो उसमें सारे चीज़ों को लिखेंगे कैश बेसिस में, लेकिन एक्रूरल बेसिस में कैश से रिलेटेड नहीं है, जितने हुए हैं उन सबको लिखेंगे, ठीक है ना। तो बस वही किया है। गिव द कैटेगरी ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी का पहला क्वेश्चन है, इसके भी थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या होता है आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। 3 कैटेगरी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड थर्ड है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और जो ये मेन गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। ये हर जगह लगता है और उसी के बारे में आपको बताना। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो देखो बच्चों यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो प्रिंसिपल का ये इसका जो फीचर है वो ये कह रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मेन मेड है, देखो भैया ऐसी कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं जो भगवान ने बना के भेजी है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये मेन मेड है और ये जनरली एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बना दिए तो हम कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर जगह इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर जनरली रेफर टू द एसेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कमेंट। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यदि आप 14 लिखना चाहते हैं तो जो मैंने अभी पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया वो पूरे 14 लिख लो। यदि आपको 3 शो करना है क्वेश्चन के हिसाब से आप वो शो कर सकते हो, तो उसी के बारे में आपको पूरा लिखकर एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आज यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन बताए हैं थ्योरी बेस्ड, इसी का पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन और बताऊँगी। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों। यदि अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।